हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह और आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक। अब इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे लिए एक नया टॉपिक है, एक नई टर्म है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है और फिर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, बाद में ये डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? A system of two equal and opposite charges separated by some distance is called an इलेक्ट्रिक डायपोल। दो इक्वल और ओपोजिट चार्जेस जो कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, ये मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं उसे हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। जैसे यहां पर मैंने एक चार्ज ले रखा है -q और इससे कुछ सेपरेशन दूर एक दूसरा चार्ज है +q। इस सेपरेशन को आप कितना भी ले सकते हो। मैंने बोला कि ये सेपरेशन 2l है, जनरली यही एग्जांपल लिया जाता है, इतना सेपरेशन लिया जाता है, तो मैंने भी सेपरेशन कितना ले लिया, 2l। ये इस डायपोल का एग्जैक्ट सेंटर है और इस सेंटर से दोनों ही चार्ज -q भी और +q भी l डिस्टेंस दूर है। l यहां पर ये है सेंटर से और ये वाला चार्ज भी l डिस्टेंस दूर है, तो पूरा सेपरेशन कितना हुआ, 2l। ये चार्ज q है, ये भी q है, तो दोनों कैसे है, इक्वल चार्ज है। ओपोजिट चार्ज है, एक चार्ज +q है, दूसरा -q है, तो इन्होंने मिलकर ये जो सिस्टम बनाया है इसे हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और हर एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हर एक डायपोल का अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसके बारे में अभी हमें डिस्कशन करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है P और ये होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन of any one of the two charges and distance between two charges, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मतलब सर आपने डेफिनेशन तो लिख दी लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। इन दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज और साथ में इनके बीच के सेपरेशन का मल्टीप्लिकेशन, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का सेपरेशन, यही होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। यही होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। तो डायपोल मोमेंट P का फॉर्मूला आ गया चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का सेपरेशन 2l। ये सेपरेशन 2l हो जरूरी नहीं, आप कितना भी सेपरेशन ले सकते हो। आपको क्वेश्चन के अंदर सेपरेशन दिया होगा, ये d भी हो सकता है, r भी हो सकता है, x भी हो सकता है, 2l भी हो सकता है, 2r भी हो सकता है, जो मर्जी हो वो सेपरेशन आप ले सकते हो। ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट क्या होगी, ये है चार्ज q। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम मल्टीप्लाइड बाय ये है लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो कूलम मीटर। ये यूनिट होती है एक डायपोल मोमेंट की। एक और छोटी यूनिट होती है इसकी, वो होती है डिबाई। दूसरी यूनिट होती है डिबाई। एक डिबाई की आपको वैल्यू याद रहनी जरूरी है, बिकॉज इस पर भी छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको इसकी वैल्यू पता नहीं होगी तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक डिबाई की वैल्यू होती है 3.335 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। 3.335 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर, ये एक डिबाई की वैल्यू होती है कूलम मीटर के अंदर। तो डायपोल मोमेंट की हमने दो यूनिट भी डिस्कस कर ली, एक होती है कूलम मीटर और एक होती है डिबाई। दोनों यूनिट हमने डिस्कस कर ली। यूनिट के बाद में हम इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है डायपोल मोमेंट की, ये है चार्ज q। चार्ज q का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करंट का डायमेंशन होता है a की पावर 1, साथ में टाइम का डायमेंशन होता है t की पावर 1। और ये क्या है, ये एक लेंथ है, इसके लिए डायमेंशन क्या होती है l की पावर 1।
तो पूरी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी l की पावर 1, साथ में ये चार्ज की डायमेंशन जो कि है t की पावर 1 और a की पावर 1, ये डायमेंशन हो जाएगी इस डायपोल मोमेंट की, l की पावर 1, t की पावर 1 और साथ में a की पावर 1, ये इसके डायमेंशन है। और ये जो डायपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और हर एक वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास में कुछ ना कुछ डायरेक्शन होकर रहेगी। स्केलर क्वांटिटी के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट वेक्टर के पास अपनी एक डायरेक्शन होती है। तो इस डायपोल मोमेंट P की क्या डायरेक्शन होगी? इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। ये होती है इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, माइनस क्यू चार्ज से स्टार्ट होकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, प्लस क्यू चार्ज की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। तो आप लिखेंगे डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, ये इसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन समझ में आ गई? अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला कैसा होता है? कैसा होगा वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला? यहां से ये मिटा दो, ये मिटा दो, चलो इसको मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये यहां पर मैंने एक डायपोल ले रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये दूसरा है प्लस क्यू चार्ज, और एक दूसरे से ये डी सेपरेशन दूर है, डी डिस्टेंस ये दूर है एक दूसरे से। ये एग्जैक्ट इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा, d/2 और साथ में d/2। अगर 2l लेंथ लिया था तो l दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था सेंटर ने, और यहां पर d मैंने सेपरेशन लिया तो ये भी d/2 और ये भी d/2। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? p वेक्टर लिखेंगे इक्वल टू दोनों में से कोई एक चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन ये d, और यहां पर ये जो d है ना, ये भी सीधा डिस्टेंस ना होकर इस बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। इसको भी वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना होगा, और इसकी वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन थोड़ी देर बाद में आपको करा भी दूंगा, ठीक है, जब हम इसके अभी क्वेश्चन करेंगे। ये होती है इसकी वेक्टर फॉर्म, ये चार्ज है दोनों में से कोई एक, और ये इनके बीच का सेपरेशन, जिसको मैंने वेक्टर फॉर्म में बता रखा है। ये होता है डायपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्म। आ गया समझ में? बढ़े आगे, अब इसके हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। इसको आप नोट कर लेना, नोट्स के अंदर जैसे मैंने लिख रखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ ले रखा है मैंने, और ये वाई एक्सिस है, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है 0,0। यहां पर एक मैंने चार्ज रख रखा है +2q, और वाई एक्सिस पर भी इस ओरिजिन से ए सेपरेशन दूर, और एक्स एक्सिस के अंदर भी ओरिजिन से ए सेपरेशन दूर -q चार्ज यहां पर रखा हुआ है, और वाई एक्सिस के अंदर भी -q चार्ज रखा हुआ है, -q चार्ज रखा हुआ है। अब यहां पर ये जो चार्ज आपको +2q दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको टुकड़ों में तोड़ूंगा तो ये कितना बनेगा? एक +q साथ में दूसरा भी +q, +q और +q को जब आप मिलाओगे तो ये +2q बन जाएगा। एक चार्ज है +q, ये भी +q। यहां पर देखो ये +q चार्ज है, ये -q चार्ज है, एक दूसरे से ए सेपरेशन दूर है, तो ये एक बन जाएगा डायपोल, ये एक बन जाएगा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको मैं बोल देता हूं डायपोल 1। ये क्या हो गया? डायपोल 1। और यहां पर एक दूसरा चार्ज भी +q है, दोनों +2q थे ना, तो एक +q मैंने इस डायपोल के लिए ले लिया। यहां पर ये एक +q बचा है, ये यहां पर +q, ये -q, बीच में सेपरेशन a है, ये भी एक डायपोल बनेगा। इसको मैं बोल देता हूं डायपोल 2। पहला क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा आपको, फिर आपको करना है 2 और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन टोटल हम करेंगे। तो ये बन गया डायपोल 2। इन दोनों डायपोल की वजह से इनका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा। हमें यहां पर इस क्वेश्चन के लिए नेट डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है, इस ओरिजिन पॉइंट। हमें इस पूरे सिस्टम के लिए नेट डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो, ये डायपोल है, इसके डायरेक्शन कैसी होगी? डायपोल का डायरेक्शन होगी -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ, तो -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ ये इस डायपोल की डायरेक्शन है। ये डायपोल है, यहां पर मैंने इसको बोल दिया डायपोल P2, बिकॉज ये क्या है? डायपोल नंबर 2। ये डायपोल नंबर 1 है, -q से +q चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी P1। ये डायपोल क्या है? P1 है। एक डायपोल नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक डायपोल का डायपोल मोमेंट किधर जा रहा है? नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले P1 लिखा, फर्स्ट डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट वो कितना आएगा? इसका चार्ज q, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो q, साथ में आपको सेपरेशन लिखना है a, और ये किसके अंदर आएगा? -x एक्सिस के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? इसके लिए मैं लिख दूंगा -i कैप।
एक्स एक्सिस के लिए हम क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में आई कैप लिखते हैं, नेगेटिव में है तो हमने माइनस आई कैप लिख दिया। दूसरा है P2, ये कितना आएगा, इन दोनों में से कोई एक चार्ज हमने लिखा Q, साथ में सेपरेशन ये भी कितना है, A है, साथ में सेपरेशन ये भी कितना है, A है, और ये किसके अंदर आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस जे कैप। जे कैप हम लिखते हैं वाई एक्सिस के लिए और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में तो हमने लिखा माइनस जे कैप। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखो, ये भी Q है, ये भी Q है, तो मैं P1 P2 ना लिखकर इसको भी P बोल देता हूं और इसको भी मैं P बोल देता हूं। तो आपको P नेट डायपोल कितना मिलेगा इसकी वजह से, एक है एक्स एक्सिस के अंदर, एक है वाई एक्सिस के अंदर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको कितना मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल वो मिलेगा P आई कैप माइनस P आई कैप, ठीक है, बिकॉज ये किसके अंदर है, नेगेटिव एक्सिस के अंदर, माइनस में P जे कैप। ये आपको मिलेगा नेट डायपोल मोमेंट इस पूरे सिस्टम की वजह से। या फिर आप इसको साथ में और क्या लिख सकते हो, P नेट कितना आएगा, एक तो आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर, ये भी P है, ये भी P है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, एक दूसरे से ये 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर है। तो अगर आप नेट डायपोल मोमेंट निकालोगे तो कितना आएगा, रिजल्टेंट या फिर नेट डायपोल मोमेंट कितना आता है, 2p cos थीटा बाई 2 आता है। ये मैंने आपको बता दिया था, पहले मैंने आपको सिखा रखा है जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था। 2 लिखो, साथ में आपने p लिखा, कोस यहाँ पर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कोस 90 बाई 2 जब आप करोगे तो आपको ये मिलेगा 45। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 2, 2p साथ में 1 बाई रूट 2, इस रूट 2 को आप 2 से कट करोगे आपको यहाँ पर मिलेगा रूट 2। नेट डायपोल मोमेंट ये कितना आ जाएगा, रूट 2p। साथ में अगर आप p की वैल्यू यहाँ पर रखते हो दोनों में से कोई भी QA, तो आपको नेट डायपोल मोमेंट कितना मिल जाएगा, रूट 2 QA। p नेट कितना आ जाएगा, रूट 2p या फिर रूट 2 QA। ये आपको मिल चुका है डायपोल मोमेंट। अच्छा, कैपिटल Q है तो हमने लिख दिया इसको कैपिटल Q हमने इसको लिख दिया। ये होता है नेट डायपोल मोमेंट इस पूरे सिस्टम की वजह से। इस तरफ आएगा P नेट इक्वल टू रूट 2 QA, ये वाला भी QA था और ये वाला भी QA था। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको इस पूरे दो डायपोल के सिस्टम की वजह से नेट डायपोल मोमेंट कितना मिला, रूट 2p या फिर रूट 2 QA। ये होता है इसका डायपोल मोमेंट। आ गया समझ में, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 2 करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इससे बड़ा ही आसान रहेगा, तो आपको वो अपने आप करना है, वो आपको खुद से करना है। पहले आपको लेक्चर को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर आपको सोल्यूशन देखना है, मैं कराऊंगा तब। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। यहां पर मैंने एक चार्ज रखा है -q, एक दूसरा चार्ज मैंने यहां पर रख रखा है -q, और यहां पर हमने एक तीसरा चार्ज रख रखा है +2q। पहले तो, और सब के सब एक सेपरेशन a दूर है। पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या यहां पर कोई डायपोल बनने के चांस है। ये चार्ज -q, ये भी -q, दोनों चार्ज इक्वल है बट ऑपोजिट नहीं है, सिमिलर है, ये भी -q, ये भी -q। तो यहां पर तो डायपोल यहां पर तो नहीं बनेगा। बताओ यहां पर बनेगा, ये -q चार्ज और ये कितना है, ये 2q चार्ज है, नहीं बन सकता, बन सकता है। ध्यान से देखो, ये जो +2q चार्ज है इसको मैं टुकड़ों में तोड़ूंगा, दो टुकड़ों के अंदर तोड़ता हूं। एक चार्ज हो गया +q और दूसरा भी +q, दोनों मिलकर ही तो बनाएंगे +2q। हाँ जी सर, तो मैंने +q और +q चार्ज के अंदर दो टुकड़ों के अंदर इसको तोड़ दिया। एक चार्ज -q, दूसरा चार्ज +q, इक्वल है और ऑपोजिट चार्ज है, ए सेपरेशन दूर है एक दूसरे से, तो ये बन गया एक डायपोल 1 मैंने इसको बोल दिया। और यहां पर ये -q और ये दूसरा +q, और कुछ ना कुछ सेपरेशन ए एक दूसरे से दूर है, तो ये बन गया डायपोल नंबर 2। यहां पर हमें दो डायपोल मिले हैं। ये तो डायपोल बन नहीं सकता, इक्वल चार्ज है बट ऑपोजिट नहीं है, ये भी -q है, ये भी -q है, दो डायपोल हमें मिले हैं। इन दोनों डायपोल का ये जो सिस्टम है इसकी वजह से हमें नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। P नेट हमें कैलकुलेट करना है, बताओ कितना आएगा। -q से +q की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की, ये मैंने लिखा डायपोल मोमेंट P1, ठीक है, और ये भी -q से +q की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन, तो इसको भी मैंने लिखा डायपोल मोमेंट P2। P1 कितना आएगा, P1, दोनों में से कोई भी एक चार्ज मैंने लिखा Q, साथ में सेपरेशन कितना है, A। P2 कितना आएगा, दोनों में से कोई भी एक चार्ज मैंने लिखा Q, साथ में ये भी सेपरेशन कितना है, A है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की तीनों साइड कैसी होगी, सेम, और एंगल कितना होगा तीनों के अंदर,
60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। ठीक है, एक आपको डायपोल मोमेंट P1 इस तरफ मिल रहा है, दूसरा आपको डायपोल मोमेंट इस तरफ मिल रहा है। ठीक है, P1 भी Q है, दूसरा भी क्या है, Q है। इक्वल है तो मैं P1 P2 ना लिखकर दोनों को ही P बोल देता हूं। दोनों ही डायपोल मोमेंट को मैंने क्या बोल दिया, P बोल दिया। अब ये वाला डायपोल मोमेंट भी P है, ये वाला डायपोल मोमेंट भी P है, ये एंगल 60 है, इसके ठीक सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री। तो आपको जो रिजल्टेंट पी नेट मिलेगा वो यहां पर कहीं पर मिलेगा, इन दोनों के बीच में। तो आप पी नेट कैसे निकालोगे, पी नेट आप कैसे निकालोगे, पी नेट आप निकालोगे 2p कोस थीटा बाय 2। यहां पर थीटा एंगल कितना है, 60 है, तो कोस 60 बाय 2, 60 बाय 2 कितना होता है, 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। 2 को आप इस 2 से कट कर दो, आपको नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा p√3, p√3। और यहां से p की वैल्यू क्या है वो भी रख दो, √3, p की वैल्यू होती है q और साथ में a। ये आपको मिल जाएगी नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू। ये होता है नेट डायपोल मोमेंट। आ गया समझ में, सब कुछ समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं। फिर हम डायपोल मोमेंट की वजह से या फिर डायपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हम फिर सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हम फिर सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो कि डायपोल मोमेंट की या डायपोल की वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये मैंने एक स्पेस ले रखा है, एक मैंने ग्राफ ले रखा है। ये ओरिजिन पॉइंट है, एक्स वाई और जेड तीनों के अंदर ये 0 पर है, ओरिजिन है ना, ओरिजिन। इस ओरिजिन से R1 पोजीशन पर मैंने R1 पोजीशन पर एक पॉइंट ले रखा है, एक चार्ज ले रखा है जिसको मैंने बोला ये है चार्ज -q चार्ज है। चलो इसकी वैल्यू लेते हैं इस बार कुछ ना कुछ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। इस पॉइंट पर एक चार्ज है, इसको मैंने बोला ये चार्ज है -1 माइक्रोकूलम। और इससे फिर इसी ओरिजिन पॉइंट से R2 सेपरेशन पर, R2 पोजीशन पर एक दूसरा चार्ज है, वो है +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम। इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में भी तो ये कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। ये हो जाएगा इन दोनों का नेट पोजीशन वेक्टर, जो कि कितना आएगा, इसको मैंने एक बार के लिए बोल दिया R वेक्टर, इसको मैंने एक बार के लिए कितना बोल दिया, R वेक्टर बोल दिया। ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। अब देखो इक्वल चार्ज है, ये 1 माइक्रोकूलम, ये भी 1 माइक्रोकूलम। ऑपोजिट है, ये माइनस है और ये प्लस है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ये सेपरेशन भी है, इनके बीच में ये डिस्टेंस भी है। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमें डायपोल मोमेंट निकालना है, जो कि कितना होगा, p वेक्टर इक्वल टू दोनों में से कोई भी एक चार्ज लिखो q मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का सेपरेशन, ये r वेक्टर लिखो, r वेक्टर। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक चार्ज लिख लेंगे जो कि कितना है, 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 × 10⁻⁶। अच्छा, वैल्यू तो मैंने आपको दे नहीं रखी इनकी पोजीशन। ये जो R1 पोजीशन है, R1 इस टाइम में इसकी ये जो पोजीशन है, ये जो R1 पोजीशन है, ये x y z तीनों के अंदर मैं आपको बताता हूं। x के अंदर इसकी पोजीशन है 1, 2, 3। x के अंदर पोजीशन है 1, y के अंदर है 2 और z के अंदर है 3। और ये जो R2 पोजीशन है ये कितनी है, ये हो जाएगी 2, 4 और 6। अब आपको इनकी वजह से नेट, ये आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पहले तो, फिर आपको इस पोजीशन वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू रखनी है और आपको नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। बात समझ में, बात समझ में। क्या कर रखा है यहाँ पर, हमें इसकी -q1 चार्ज की भी ओरिजिन से पोजीशन दे रखी है, x y z और तीनों के अंदर। x के अंदर ये 1 पर है, y के अंदर 2 पर है और z पर ये कहाँ पर है, 3 पर है। और हमें इस +1 माइक्रोकूलम की भी वैल्यू दे रखी है, इसकी पोजीशन भी दे रखी है। x के अंदर 2 पर है, y के अंदर 4 पर है और z के अंदर 6 पर है। हमें इनकी वजह से सबसे पहले तो क्या करना है, एक ये पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है, वेक्टर फॉर्म में इसका सेपरेशन कितना है ये निकालना है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, इस q के साथ में इसको मल्टीप्लाई करके ये डायपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर लेना है। तो हमें इसका ये सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर निकालना है। मैंने आपको पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला बताया था, वो होता है फाइनल पोजीशन RF माइनस RI। तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RF माइनस RI। ये मैंने आपको बता रखा है, इतना मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर पोजीशन पहले चार्ज की और दूसरे चार्ज के, तो हम एक काम करते हैं, इसको R2 माइनस R1 कर देते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर देते हैं। ये हमें नेट क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक एक्सिस के अंदर, y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस तीनों के अंदर ही हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, यानी x2 माइनस x1 कर देंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे और z2 माइनस z1 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेट R वेक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, x2 माइनस x1 करेंगे, x1 करेंगे और साथ में हम i कैप लगा देंगे, x एक्सिस के अंदर है ना,
पोजीशन वेक्टर, प्लस करेंगे फिर y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं। तो r वेक्टर इक्वल टू x2 कितना है, x2 है 2 माइनस x1 कितना है 1 आई कैप लगाया साथ में, प्लस y2 4 y1 कितना है 2 4 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। यहां पर देखो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3 बचेगा। तो नेट जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये पोजीशन वेक्टर मिलेगा, ये हमें इसका पोजीशन वेक्टर मिल गया। दोनों चार्जेस के बीच का वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस हमें मिल गया। तो इस चार्ज के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अच्छा, इसकी पोजीशन मैंने आपको बताया नहीं मीटर के अंदर है सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर 1 2 3 ये सब के सब सेंटीमीटर में, ये भी किसमें सेंटीमीटर में, ये 2 4 6 हर एक की पोजीशन किसमें है, एक्स वाई और जेड तीनों ही एक्सिस के अंदर सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, साथ में 10 की पावर माइनस 2 भी यहाँ पर ये लग जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 भी ये यहाँ पर लग जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, इस आर वेक्टर को मैं मिटा देता हूँ, आर वेक्टर को मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ। पोजीशन वेक्टर मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। ये यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 है, ये यहाँ पर कितना है 10 की पावर माइनस 2। तो दोनों आपस में ऐड होकर 10 की पावर माइनस 8 बन जाएगा, साथ में 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप साथ में 3 के कैप। ये आपने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। ये है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया, इसका क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया। ये है इसका क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन हमने बेसिक अब तक सीखे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसके अंदर जो सबसे पहला केस रहेगा, केस 1, वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मैं एक डाइपोल बनाता हूं, ये माइनस क्यू चार्ज और यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन मैं एक बार के लिए 12 ले लेता हूं। ये सेपरेशन है 12। ये इस डाइपोल का सेंटर है, तो सेंटर से एक चार्ज की डिस्टेंस एल हो गई और दूसरे चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो गई, एल हो गई। पूरा डिस्टेंस, पूरा सेपरेशन कितना है 12। इसी की एक्सिस पर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी पर मुझे, इस पॉइंट पी पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस डाइपोल की वजह से मुझे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आगे मैं लिख देता हूं, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल लिखो या फिर फ्रॉम डाइपोल लिखो। इस डाइपोल से आर डिस्टेंस दूर हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अच्छा, कई स्टूडेंट यहां पर एक बात बोलते हैं कि सर ये जो आप आर डिस्टेंस ले रहे हो, ये आप सेंटर से क्यों ले रहे हो, इस प्लस क्यू चार्ज से क्यों नहीं ले रहे। अगर हम यहां से लेते ना ये आर डिस्टेंस, तो ये पूरे डाइपोल की वजह से नहीं निकलती, ये तो डाइपोल के इस एक एंड से है। अगर हमें पूरे डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हमें इसके एग्जैक्ट सेंटर से, इस एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट से जहां पे इस डाइपोल का मेन फोकस होता है, मेनली डाइपोल यहां पर होता है, यहां से आर डिस्टेंस दूर डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, माइनस क्यू चार्ज इसका मास है, प्लस क्यू चार्ज इसका भी मास है, दोनों सिमिलर चार्ज है ना, दोनों का मास सेम। नेट आप बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, दोनों चार्जेस सेम है, एग्जैक्ट सेंटर पर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा, मतलब मेनली ये जो डाइपोल है ये यहां पर है, मेनली ये डाइपोल कहां पर है, यहां पर है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पर हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट पी। यहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डाइपोल मोमेंट में। बताओ सबसे पहले तो इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। ये आपको इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक, हमें इस पॉइंट पी पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी। ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ये क्या करेगा, इस पॉइंट पी पर अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इसको मैं चार्ज 1 बोल देता हूं, इसको मैं चार्ज 2 बोल देता हूं। तो चार्ज 1 अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लगाएगा, और फिर ये जो चार्ज है माइनस क्यू, जो चार्ज नंबर 2, ये क्या करेगा, अपनी तरफ माइनस क्यू चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, तो इसने लगाई E2 इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी इस पॉइंट P पर, वो होगी E1 माइनस E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 माइनस E2। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। E1 माइनस E2 मैंने लिखा। सबसे पहले बताओ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैंने लिखा K, चार्ज लिखा प्लस Q, डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है, ये पूरा सेपरेशन है R, इतना सेपरेशन क्या है R, जिसमें से इतना सेपरेशन कितना हो गया, L हो गया। तो ये बचा हुआ सेपरेशन इस प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट P का कितना हो जाएगा, R माइनस L। R में से L तो ये हो गया, ये बचा हुआ सेपरेशन कितना है, R माइनस L। ये इस प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट P का सेपरेशन है, तो R माइनस L आपने किया, उसका स्क्वायर आपने कर दिया। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, K चार्ज Q डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। तो ये सेपरेशन R माइनस L का हमने स्क्वायर कर दिया। दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K चार्ज Q डिवाइडेड बाय, यहां पर सेपरेशन कितना होगा, R हो गया इस सेंटर तक सेपरेशन इस पॉइंट P का, और साथ में इस सेंटर से L डिस्टेंस और दूर है माइनस Q चार्ज, तो R प्लस L, ये हो जाएगा पूरा सेपरेशन इसका R प्लस L। समझ में तो आ रहा है ना, R प्लस L। तो R प्लस L का आपने स्क्वायर कर दिया, R प्लस L का आपने स्क्वायर कर दिया। अब यहां से आप क्या करोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, ई नेट इक्वल टू K और Q दोनों के अंदर कॉमन है, इसको आप बाहर ले लो, K Q आपने बाहर ले लिया, ये यहां पर बचा 1 बाई R माइनस L का स्क्वायर, और ये साथ में बचा माइनस R प्लस L का स्क्वायर, ये R प्लस L का स्क्वायर। अब आगे क्या करना है सर, आगे आपको ई नेट इक्वल टू K Q लिखना है। फिर आप एक काम करो, अच्छा चार्ज कैसे, स्मॉल Q है, तो फिर आप एक काम करो, इसका पूरे का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम तो लेना आता है, हाँ सर एलसीएम लेना आता है। जैसे अगर आपको 1/3 और साथ में माइनस 1/4 का जब आपको एलसीएम लेना हो तो आप क्या करते हो सर, आप क्या करते हो 3 और 4 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आप क्या करोगे, ये 3 तो इस 3 से कट हो जाएगा, ऊपर आएगा 4, फिर माइनस लगाओगे, ये 4 तो इस 4 से कट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, ये बच जाएगा 1/12। इस तरह से एलसीएम लिया जाता है, पता है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, R माइनस L का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, साथ में ये इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, R प्लस L का स्क्वायर। इनका हम एलसीएम ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला जो नंबर है, इससे पहले हम इसका एलसीएम यहां पर लेंगे, तो ये तो कट हो जाएगा, R माइनस L तो इससे कट हो जाएगा, ऊपर क्या टर्म आएगी, R प्लस L का स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। फिर आपको ये माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया, इस टर्म से ये R प्लस L का स्क्वायर तो इसको कट कर देगा, ऊपर क्या आएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये इस तरह से एलसीएम लिया जाता है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे कैसे सोल्व करेंगे, इनेट इक्वल टू K चार्ज Q, R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको आप कैसे ओपन करोगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, पता है ना, A प्लस बी के होल स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। यहां पर ये हमने माइनस लिखा, और इसको भी R माइनस L के होल स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे, R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर माइनस 2RL। इस तरह से इसके होल स्क्वायर को ओपन किया जाता है, इसके होल स्क्वायर को ओपन किया जाता है, डिवाइडेड बाय हमने यही सेम टर्म लिख दी, R माइनस L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आपने इस तरह से लिख दिया। या फिर एक काम करते हैं, इसको चलो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये आपको टर्म a माइनस बी साथ में मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इस तरह से दिखाई नहीं दे रही है सर, ऐसे दिखाई नहीं दे रही है, इनका साथ में स्क्वायर भी है, स्क्वायर है, स्क्वायर को आप एक बार के लिए रहने दो। ध्यान से देखो, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ सर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना, हाँ सर ऐसा ही बनता है। तो आप एक काम करो, इसके जगह आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो, मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ही लिख दो, और इन दोनों का क्योंकि स्क्वायर हो रहा था आगे, इन दोनों का ही होल स्क्वायर हो रहा था, तो यहाँ पर आप इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दो। समझ में आई बात, समझ में आई बात, मतलब a माइनस बी का भी स्क्वायर हो रहा था और a प्लस बी का भी स्क्वायर हो रहा था, तो पहले तो आप a माइनस बी और a प्लस बी की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो, और ऊपर यही होल स्क्वायर सेम टू सेम लिख दो। ये आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, फिर यही होल स्क्वायर आपने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से इसको सोल्व किया जाता है, समझ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें अब क्या करना है, के क्यू। अब ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यही तो सेम है, ये माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर, ये प्लस L स्क्वायर था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस L स्क्वायर बन जाएगा,
ये माइनस और माइनस प्लस 2RL बन जाएगा, प्लस 2RL बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ये तो है ही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर है, ये माइनस आर स्क्वायर है, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, ये प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये है प्लस 2RL, ये प्लस 2RL, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो नेट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा के क्यू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इतनी टर्म आपको अब तक मिली है सॉल्यूशन करने पर, इतना सॉल्यूशन अब तक आपको मिला है। अब सर आगे कैसे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इतनी होगी, इतनी नहीं होगी, हमें डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में निकालना है इसका वैल्यू। कैसे करेंगे, इसको सबको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब तक मिला है के क्यू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो कि ये जो R है ना, ये इस L की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। मैंने आपको एक बात बोली थी, दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज जो कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ सेपरेशन पर हो, ठीक है, लेकिन ये जो सेपरेशन होता है ना इन डाइपोल के दोनों ही चार्जेस के बीच का, ये बहुत ही स्मॉल होता है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ छोटी मोटी डिस्टेंस दूरी पर हो, दो चार्जेस इक्वल हो ऑपोजिट हो, तो वो मिलकर एक डाइपोल बनाते हैं। तो ये जो डाइपोल की लेंथ है ये बहुत छोटी है, ये जो r डिस्टेंस दूर हमें ये जो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही छोटी। तो यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि ये जो r है ये इस L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, r इस L की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो हम एक काम करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर एल की कंपैरिजन में बहुत बड़ा, इसका स्क्वायर तो और भी बड़ा हो गया, और भी बड़ा हो गया। अब इतनी बड़ी टर्म में से हम कोई एल के स्क्वायर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका ज्यादा कुछ मतलब रहेगा नहीं। तो हम इस एल को ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। इस एल को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। कर दिया सर नेग्लिजिबल, साथ में एक के लिखा। अच्छा इसको भी अब आप ब्रेक करो, ये है के, साथ में है क्यू। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रुक कर करेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है। आप एक काम करो, ये जो के है साथ में आपने लिखा क्यू, 4 है, इसको आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से आप इसको ब्रेक कर दो। आर आपने लिखा और आपने क्या लिखा, एल लिखा, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर है क्यू, एक है ये यहाँ पर 2, साथ में ये है एल। आपको क्या डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2L होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2L। ये है चार्ज, ये है सेपरेशन, सेपरेशन हमने 2L ही ले रखा था। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो आप एक काम करो यहाँ पर, अच्छा मल्टीप्लाइड बाई हमने यहाँ पर आर स्क्वायर ये पहले से पढ़ा है, ये इसका स्क्वायर कर दिया, और ये क्या हो गया, आर का पावर 4 हो गया। तो आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना लिखा, सबसे पहले आपने के लिखा, ये एक 2 आपके पास बचा, ये लिख दिया। 2 क्यू और एल की जगह इस बार आपने क्या लिख दिया, पी लिख दिया, 2 के पी लिख दिया। साथ में एक आर पड़ा है, आर पड़ा है, और यहाँ पर ये आर की पावर 4 है। एक पावर इस आर से कट हो जाएगी और हमें मिल जाएगा ई नेट इक्वल टू 2 के पी डिवाइडेड बाई सेपरेशन का आर का क्यूब। यह आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की एक्सिस पर मिल चुका है। यह आपको इस डाइपोल की एक्सिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। वेक्टर फॉर्म बताऊं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको भी मैं वेक्टर फॉर्म में शो करता हूं। ई वेक्टर इक्वल टू 2 के पी वेक्टर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। 2 के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बिकॉज देखो 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, एक है E2। ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, R माइनस एल का स्क्वायर, ये क्या है, R प्लस एल का स्क्वायर। R प्लस एल बड़ा होता है या R माइनस एल बड़ा होता है, R माइनस एल बड़ा होगा, R माइनस एल छोटा होगा। R प्लस एल क्या है, बड़ा है, R माइनस एल क्या है, छोटा है। जो सेपरेशन छोटा होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला के अंदर मैंने आपको बता रखा है ये 1/r स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे सेपरेशन बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज, या फिर सेपरेशन छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इंक्रीज। यहां पर R माइनस एल सेपरेशन छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ये ज्यादा है, और A2 के अंदर क्योंकि ये सेपरेशन, ये स्पेस थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ आएगी, ई नेट भी इस तरफ आएगी। अब अगर ई नेट भी इस तरफ आ रही है, ई नेट भी इस तरफ आ रही है, और देखो ना ये डाइपोल मोमेंट भी इसी तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, पी भी इसी तरफ है, पी वेक्टर भी, तो दोनों के बीच में कोई एंगल है नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव और कुछ नहीं लगाएंगे, दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखेंगे, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है।
तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला है 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, r का क्यूब। यहाँ पर हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन है या फिर ऑपोजिट में। अगर ऑपोजिट होता तो यहाँ पर हम साथ में माइनस भी लगा देते। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम डाइपोल, ये हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। बढ़े आगे, मिटा दो इसको। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के अंदर ही अगला केस पढ़ना है, केस नंबर 2। केस नंबर 1 हमने पढ़ लिया, हमने एक डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हमें एक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है, जो कि केस नंबर 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, एक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या फिर जिसको साथ में इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहा जाता है। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब पहले हमने जिस एक्सिस के अंदर डाइपोल था उसी एक्सिस के अंदर r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, अब उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और बाइसेक्टर इसलिए लिखा है कि ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो इस डाइपोल को दो बराबर बराबर हिस्सों के अंदर डिवाइड करेगा। मतलब क्या होता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये एक चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, दो चार्ज ले रखे हैं, इक्वल ऑपोजिट चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे से 2l सेपरेशन दूर है, 2l सेपरेशन दूर। ये मैंने इस डाइपोल का सेंटर लिया, ये एक डाइपोल है, ये इस डाइपोल का सेंटर है। सेंटर क्या करेगा, इस डाइपोल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, ये सेपरेशन भी एल, ये सेपरेशन भी एल। और यहाँ पर ये जो डाइपोल है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मतलब ऐसा पॉइंट जो कि इस डाइपोल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, मतलब वो पॉइंट तो इसके सेंटर से होते हुए जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मैंने बोला ए, जो कि इसके सेंटर से होते हुए जाएगा। ये देख लो, सेंटर से r सेपरेशन दूर परपेंडिकुलर हमें किसी पॉइंट a पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस डाइपोल की वजह से। कैसे होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस की वजह से आता है। यहाँ पर दो चार्ज है, ये दोनों इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस की वजह से आएगा, और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही चार्जेस का मिलाकर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन चार्जेस को इस पॉइंट a से कनेक्ट कर देते हैं। हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये कितना है r, और ये लेंथ कितनी है l। ये एक्सियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है, इसी लाइन में डाइपोल मूवमेंट होगा इस डाइपोल का p वेक्टर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। तो ये है एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन में ये माइनस क्यू चार्ज को और प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए के साथ में ऐड करने वाली ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये एक्सियल लाइन दोनों आपस में थीटा एंगल पर है। ये चार्ज को इस पॉइंट ए से ऐड करने वाली ये जो लाइन है, ये एक्सियल लाइन से थीटा एंगल पर है, ठीक है। और ये तो परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल कितने हो गए 90। और ये बचे हुए एंगल कितने बचे, ये एंगल बचे हैं 90 माइनस थीटा। एक एंगल 90 है, एक थीटा है, तो बचा हुआ कितना एंगल हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गई, इतना सब कुछ समझ में आ गया। हाँ सर, इतना सब कुछ तो समझ में आ गया। अब आगे हमें इन चार्जेस के और इस पॉइंट ए के बीच का सेपरेशन निकालना है। मतलब ये सेपरेशन कितना है x, ये सेपरेशन कितना है x, ये हमें पता नहीं। ये सेपरेशन को मैंने बोला x, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। साथ में यहाँ पर ये है डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस कितनी है l। एक तरफ से मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, दूसरी तरफ वही सेम केस रहने वाला है। यहाँ से आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से आप मेरे को एक बात बताओ कि हमें ये x डिस्टेंस निकाली है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे। ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दोगे, ये परपेंडिकुलर साथ में ये बेस, दोनों का स्क्वायर कर दोगे, आपको मिल गया ये हाइपोटेनियस। आपको मिल गया हाइपोटेनियस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां पर भी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये आपको इतना डिस्टेंस मिल गया। अब ये माइनस क्यू चार्ज इस ए पॉइंट पर अपनी तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगाएगा, इसको मैंने बोला E1। और ये प्लस क्यू चार्ज अपने से अवे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E2। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E1, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E2। ये है पॉइंट ए। अब तक इतना काम हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले E1 बताओ, बाद में E2 बताओ। E1 ये वन चार्ज फर्स्ट चार्ज की वजह से, और ये सेकंड चार्ज की वजह से E2 है। E1 कितनी होगी, हमने लिखा K चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय चार्ज और पॉइंट के बीच का सेपरेशन r का स्क्वायर।
तो हमने लिखा सबसे पहले के, फिर हमने लिखा ये चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है इनके बीच में, ये रहा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, फिर से हमने स्क्वायर किया, ये आर का स्क्वायर है, आर लिखा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया। जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका ये अंडर रूट हट जाएगा, हमें मिलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिला है। E2 कितना होगा, E2 के चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन सेम है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पूरे का आपको स्क्वायर करना, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर ये तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, तो एक काम करते हैं दोनों को E बोल देते हैं, E1 और E2 ना बोलकर दोनों को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड E बोल देते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, E है, तो मैंने इनको E बोल दिया, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, E है। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, E है, तो इनका नेट रिजल्टेंट कहां पर आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, इन दोनों के ही बीच में कहीं पर आएगा, बीच में मतलब इस तरह से कहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, ई नेट इस तरह से आएगा। अब ये ई नेट कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, यहां पर हमें इसका रिजल्टेंट मिलेगा ई नेट रिजल्टेंट। ये देखो, ये एक z की तरह डायरेक्शन नहीं बन रहा है, ये एक z नहीं बन रहा है, ये एक z नहीं बन रहा है, ये एक z बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर z बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो z के इस तरफ जो एंगल है वही यहां पर आएगा, वही एंगल यहां पर आएगा, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आपको पूरा कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री है या नहीं, हाँ सर है 90 डिग्री। अब 90 में से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा थीटा, वो ये वाला एंगल हो चुका है, वो एंगल क्या हो चुका है ये। और इस तरफ देखो, इधर मैं एक लाइन एक्सटेंड करूं, इधर मैं एक लाइन एक्सटेंड करूं, इधर मैं एक लाइन एक्सटेंड करूं, ये लाइन मैंने यहां पर निकाल रखी है, और साथ में ये वाली लाइन है, एक आपको बीच में ये वाली लाइन भी यहां पर दिखाई दे रही होगी, इसका एंगल ये कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, पूरा ये एंगल कितना है 90 का, देख लो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बचा हुआ कितना होगा थीटा, यहां से ये एंगल कितना हो गया हमारे पास थीटा, और इस थीटा के ठीक सामने ये एंगल है, ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा। तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी थीटा पर दिखाई दे रहा है, ये भी थीटा पर दिखाई दे रहा है, तो ये हमने यहां पर लिख दिया, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करूं तो एक तो इस तरफ आएगा ऊपर की तरफ ई साइन थीटा, और एक जिस तरफ एंगल है उस तरफ आएगा ई कोस थीटा, ई कोस थीटा। सिमिलर काम यहां पर होगा, जिधर एंगल है उधर क्या होगा ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट, जिधर एंगल नहीं है उधर हमें मिलेगा ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट। दोनों इक्वल ऑपोजिट कंपोनेंट एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल है एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ई नेट इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको तो मिटा देते हैं, अब इसका क्या काम, इसको मिटा देते हैं, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना मिलेगा, ई नेट हमें मिलेगा 2e cos थीटा, 2e cos थीटा हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सबसे पहले हमने लिखा 2, फिर दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की आप वैल्यू रख दो, इक्वल ही है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में हमें कोस थीटा लिखना है। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहां पर ये एंगल थीटा है, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये एल है और ये आर है। यहां से बताओ कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कोस थीटा, बेस क्या है ये रहा एल, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आप अंडर रूट को और साथ में क्या लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, तो मैंने इसको लिखा एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। यहां पर सीधा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसकी मैं पावर 1 लिख देता हूं, एक ही बात होती है, यहां पर इसकी पावर 1 है और ये पावर क्या है 1/2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी साथ में ऐड हो जाएगी, दोनों की ही पावर क्या हो जाएगी साथ में ऐड हो जाएगी। ये मैंने लिखा 2k q l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप एक बात बताओ मेरे को, यहां पर ये जो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाई दे रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर चार्ज q होता है और साथ में सेपरेशन 2l है, तो ये सेपरेशन होता है q और 2l, ये मिलाने पर ही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल P क्या होता है q मल्टीप्लाइड बाई 2l, q मल्टीप्लाइड बाई 2l। यहां पर आप देखो एक तो आपको ये q मिल रहा है, एक आपको ये 2 मिल रहा है और साथ में एक आपको ये l मिल रहा है, इन सब की जगह क्या मैं डाइपोल P को रिप्लेस कर सकता हूं डाइपोल मोमेंट को, तो मैंने लिखा E नेट इक्वल टू k, साथ में मैंने लिखा P 2ql की जगह डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2।
3/2। अब आप एक बात ध्यान से देखो, एक अप्रोक्सीमेशन हमें छोटा सा लेना है, एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लेना है। पहले आप इसको नोट करो इसको, फिर मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो आप, ठीक है, इसको पॉज करो और नोट कर लो आप, इसको मिटाता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं थोड़ा स्पेस खाली कर देता हूं। हाँ, डायपोल की डायरेक्शन तो इसी तरफ है, पी वेक्टर। हाँ, तो यहां से हम एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कि ये जो आर है, ये इस डायपोल की जो लेंथ है एल, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। देखो डायपोल का पूरा सेपरेशन कितना है 2l, और हम तो सिर्फ एल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ये आर। बिकॉज डायपोल की जब हमने डेफिनेशन बोली थी तब मैंने आपको एक बात बोली थी, दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज जो कि एक दूसरे से कुछ छोटी सी डिस्टेंस दूर हो, ये जो डिस्टेंस होती है दोनों डायपोल के बीच का, ये जो सेपरेशन होता है ये बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है, बहुत छोटा सा सेपरेशन होता है। ये जो हमने आर डिस्टेंस ले रखी है ना, जहां पर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है ये सेपरेशन। तो हम आर के कंपैरिजन में एल को बहुत छोटा बोल रहे हैं, आर के कंपैरिजन में एल को हम बहुत छोटा बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। आर के कंपैरिजन में एल बहुत छोटा है, तो आर का स्क्वायर तो और भी बड़ा हो गया। जब आर एल से बहुत बड़ा है तो आर का स्क्वायर तो और भी बड़ा हो गया। हाँ सर, बहुत बड़ा हो गया। तो इसके साथ में हम एल को ऐड करेंगे तो ये ज्यादा कुछ वैल्यू ऐड कर नहीं पाएगा, ज्यादा कुछ एडिशन के अंदर फर्क पड़ेगा नहीं, ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। तो हम इस एल को क्यों ना नेग्लिजिबल कर दें, हम इस एल को 0 रख देते हैं। तो क्या होगा सर, ऐसा क्या ही हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा। हमने लिखा के, फिर हमने लिखा पी, ये तो 0 हो चुका है, ये आर का स्क्वायर है, के पी डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर पहले से पड़ा है, ये इसकी पावर 3/2 है, ये 2:2 को कट कर देगा और हमें मिल जाएगा के पी बाई आर क्यूब। ये हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल चुकी है। ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर भी एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आई किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और डायपोल किस तरफ था, इस तरफ। डायपोल था इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर, डायपोल है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखोगे ना, ये इक्वेटोरियल लिख देता हूं या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख देता हूं, परपेंडिकुलर भी लिख देता हूं साथ में। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, माइनस लगाना है, फिर के लिखना है, फिर पी वेक्टर लिखना है, डिवाइडेड बाई आपको आर का क्यूब कर देना है। माइनस क्यों लगाया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में डायपोल मूवमेंट दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हमने साथ में ये माइनस से लगा दिया है। अब जैसे हमने एक्सियल लाइन की बात की थी, एक्सियल के अंदर जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी तरफ डायपोल मूवमेंट था, तो हमने क्या किया था, पॉजिटिव लगाया था, कोई नेगेटिव नहीं लगाया। यहां पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हमने साथ में नेगेटिव भी लगाया। तो यहां पर हमने केस नंबर 2 भी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिख लो इसको, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अच्छा जो स्टूडेंट नए हैं उनको बोल देता हूँ, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपके लिए एक वन शॉट वीडियो और बनेगा इस चैप्टर का, जिसके अंदर 30-40 मिनट के अंदर आपको सारे फॉर्मूलाज भी रिवाइज करा दिए जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। और फॉर्मूला के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, रविंद्र सिंह नीट हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। बढ़ते हैं आगे, केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 3 क्या, अब तक हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब हम किसी भी एक जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें या फिर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, किसी भी एक जनरल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर ही कैलकुलेट हो, परपेंडिकुलर कैलकुलेट हो, किसी भी एक जनरल पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना अभी सीखेंगे। तीसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहां पर ये मैंने एक माइनस क्यू चार्ज लिया, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, ज्यादा अच्छा बनेगा, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, बड़ा डायग्राम बनाएंगे इसके लिए, पूरी इसकी फील समझेंगे। ये अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो फिर आपको डायपोल के अंदर कभी भी कोई समस्या नहीं रहने वाली। ये है प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने बोल दिया कितना है, 12 इनके बीच का सेपरेशन है। और यहां पर ये एग्जैक्ट इसका क्या है, सेंटर, ये इसका सेंटर है O, ये सेंटर है O, यहां से लेंथ L,
यहां से भी लेंथ l, ठीक है। दोनों तरफ से लेंथ कितनी है l, ये नीचे की तरफ बनाता हूं, ये लेंथ कितनी है l है, एग्जैक्ट ये इसका सेंटर है। अब यहां पर मैं एक तो काम करता हूं जनरली कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं, E इक्वेटोरियल इक्वल टू KP बाई R का स्क्वायर, और एक मैं इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं 2KP बाई R का क्यूब। अब ना तो मैं इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है, ना तो इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ना ही इसके एक्सिस पर, इसके सेंटर से इस तरह से किसी भी एक इसके डाइपोल की एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनाते हुए किसी भी एक जनरल पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। मतलब ये है कि इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पर ही आर डिस्टेंस दूर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, एक परपेंडिकुलर एक एक्सिस पर। इस टाइम तो हमें एंगल पता था, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री था, एक्सिस पर ही था। यहाँ पर हमें पता था कि यहाँ पर थीटा क्या 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये कितने एंगल पर है, क्या कुछ केस चल रहा है। हमने इसकी एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए कोई भी एक जनरल पॉइंट ले रखा है ए, ठीक है, और ये इससे आर डिस्टेंस दूर है। आर डिस्टेंस दूर हमने थीटा एंगल बनाते हुए कोई भी एक जनरल पॉइंट ए ले रखा है। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क हम मिटा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैंने इसकी लेंथ मिटा दी, ये मैंने इसकी लेंथ मिटा दी, और अब हम ये इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइनों को भी मिटा देते हैं। अब ध्यान से आप देखो, इसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। ये होगा इसका डाइपोल मोमेंट, ये इसका डाइपोल मोमेंट है इस तरफ एक्सियल लाइन में, ठीक है, एक्सियल लाइन में इसका डाइपोल मोमेंट होगा। फिर हम एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, वो सब अलग केस होते हैं। हमें इतना पता है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट होगा, ये इसका डाइपोल मोमेंट है। इस डाइपोल मोमेंट के साथ में ये थीटा एंगल बना रहा है, इसकी एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं इस डाइपोल मोमेंट के दो हिस्से कर सकता हूं, दो टुकड़े कर सकता हूं। ध्यान से देखो, एक तो मैं इसका हिस्सा कर सकता हूं इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ थीटा एंगल है, ये क्या है हमारे पास पी डाइपोल मोमेंट। इसका एक तो मैं थीटा की तरफ ही कर सकता हूं कंपोनेंट, वो क्या होगा, एंगल की तरफ कंपोनेंट होता है कोस थीटा वाला, पी कोस थीटा, और एक इसके ठीक इस तरफ क्या आ जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, पी साइन थीटा। एक कंपोनेंट हो गया पी कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, पी साइन थीटा। एक पी कोस थीटा, दूसरा पी साइन थीटा। अब ये भी दोनों क्या है, इंडिविजुअल अलग अलग डाइपोल मोमेंट है, एक पी साइन थीटा, एक पी कोस थीटा, दो अलग अलग इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है। एक तो डाइपोल मोमेंट क्या है, पी कोस थीटा, और दूसरा क्या है, पी साइन थीटा। दोनों ही अलग अलग डाइपोल मोमेंट है। अब अलग अलग डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब ये है कि डाइपोल मोमेंट किसका होता है, हर एक डाइपोल का। इसका मतलब यहां पर दो अलग अलग इंडिविजुअल डाइपोल है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा डाइपोल। तो एक तो हमें ये डाइपोल की वजह से और एक ये डाइपोल की वजह से, इन दोनों ही इंडिविजुअल डाइपोल की वजह से यहां पर इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों ही डाइपोल की वजह से अब हम यहां पर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखो, ये एक डाइपोल है, हाँ ये एक डाइपोल है। इस डाइपोल से ये जो आपको पॉइंट ए दिखाई दे रहा है, ये जो आपको सेपरेशन आर दिखाई दे रहा है, ये इस डाइपोल की ही तरफ है, इसी के डायरेक्शन में। हाँ सर, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस डाइपोल की ही एक्सियल लाइन पर आर डिस्टेंस दूर हमें किसी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हाँ सर, यही काम करना है। तो फिर ये तो एक्सियल लाइन वाला केस हो गया ना, ये तो एक्सियल लाइन वाला ही केस हो गया कि ये हमने एक डाइपोल लिया, हमने क्या किया, एक ये जो हमारे पास मेन डाइपोल था माइनस क्यू से प्लस क्यू वाला, इसके हमने दो हिस्से किए, एक पी कोस थीटा, एक पी साइन थीटा। दो अलग अलग हमने डाइपोल मोमेंट लिए, और डाइपोल मोमेंट किसका होता है, एक डाइपोल का। इसका मतलब ये दो इंडिविजुअल डाइपोल बन चुके हैं, एक तो ये हो गया पी साइन थीटा डाइपोल मोमेंट वाला, और एक बन गया पी कोस थीटा डाइपोल मोमेंट वाला। ये दो हमारे पास क्या बन चुके हैं, डाइपोल बन चुके हैं, और हर एक डाइपोल की वजह से हमें इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहला डाइपोल हमने बोला ये कोस थीटा है, पी कोस थीटा वाला, ये हमारे पास डाइपोल है। ये डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में, हाँ सर इसी डायरेक्शन में, और ये पॉइंट ए भी इसी एक्सिस के अंदर है, दोनों एक ही एक्सिस के अंदर है। तो मैं क्या इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट ए पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये केस कैसा हो जाएगा, केस नंबर 1 जैसा। कैसा हो जाएगा, केस नंबर 1 जैसा, कि डाइपोल की एक्सिस पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये इससे अवे इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे अवे इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, 2kp डिवाइडेड बाय सेपरेशन r का क्यूब। तो आप यहां पर लिखो E एक्सियल इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाय सेपरेशन r का क्यूब। और यहां पर ये p क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। लेकिन ये वाला जो आपको डाइपोल दिखाई दे रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट p नहीं है, p कोस थीटा है।
कितना है पी कोस थीटा। तो आप इसको पी ना लिखकर पी कोस थीटा लिखो, पी कोस थीटा आपने यहां पर लिख दिया, यह आपने पी कोस थीटा लिख दिया। और आप ध्यान से देखो, अब ये जो दूसरा डाइपोल है इसकी वजह से भी हमें इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा डाइपोल है इस तरह से पी साइन थीटा, और ये पॉइंट ए आर डिस्टेंस दूर है इस तरह से पॉइंट ए। दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर एक्सिस पर निकालना है ये डाइपोल, डाइपोल की परपेंडिकुलर एक्सिस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की परपेंडिकुलर एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब केस नंबर 2 इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के लिए क्या होता है, जिस डायरेक्शन में है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसकी ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ देख लो ना, ये इस तरफ है, ये ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितना होता है इक्वेटोरियल, कितना होता है इक्वेटोरियल होता है के पी बाई आर क्यू, के पी बाई आर क्यू। और ध्यान से देखो ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी नहीं है, पी साइन थीटा है, तो इसको आप लिखो पी साइन थीटा, पी साइन थीटा आपने इसको लिख दिया। दोनों बातें समझ में, देखो मैंने क्या बोला है, स्टार्टिंग से आते हैं, वापस स्टार्टिंग से आते हैं, मुझे लगता है थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा ये हमने इनिशियली एक डाइपोल लिया था, ठीक है, इस डाइपोल से किसी भी एक जनरल पॉइंट ए पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ना तो एक्सिस पर ना ही इक्वेटर पर, किसी भी एक जनरल पॉइंट ए पर जो कि इसकी एक्सियल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना था, पी वेक्टर था। अब ये जो पी है यहां से ये एंगल बना रहे हैं, इस पी से ये क्या बना रहे हैं एंगल थीटा बना रहे हैं, ये आर पॉइंट। ये जो थीटा एंगल है इसकी मदद से मैं इस डाइपोल मोमेंट के दो हिस्से कर सकता हूं, एक तो एंगल की तरफ पी कोस थीटा, दूसरा पी साइन थीटा। ये दोनों क्या आ चुके हैं इंडिविजुअल अलग अलग डाइपोल मोमेंट आ चुके हैं, दोनों अलग अलग डाइपोल मोमेंट। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि डाइपोल की प्रॉपर्टी होती है डाइपोल मोमेंट, हर एक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होगा। तो अगर इन दोनों डायरेक्शन के अंदर आपको डाइपोल मोमेंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब इन दोनों डायरेक्शन में क्या है डाइपोल भी है, दोनों डायरेक्शन में क्या है डाइपोल भी है। तो अब हम इन दोनों डाइपोल की वजह से इस पॉइंट आर पर, इस पॉइंट आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले हम इस डाइपोल की बात करते हैं, ये डाइपोल इस आर वाली एक्सिस के अंदर ही है, जिस एक्सिस के अंदर ये है इसी एक्सिस के अंदर ये पॉइंट ए है, जिस एक्सिस में ये पी कोस थीटा वाला डाइपोल है उसी एक्सिस के अंदर ये पॉइंट ए है, दोनों सेम एक्सिस में। तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सियल लाइन पर ही कैलकुलेट करेंगे, और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है डाइपोल की वजह से 2 kp बाई आर का क्यूब, और यहां पर 2 kp बाई आर क्यूब नहीं होगा, यहां का डाइपोल मोमेंट है पी कोस थीटा, तो 2 kp कोस थीटा बाई आर क्यूब होगा, 2 kp कोस थीटा बाई आर क्यूब होगा। ये हमने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इक्वेटोरियल पर करना था, कैसे करेंगे, ये हमारे पास दूसरा डाइपोल है, ये क्या है दूसरा डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल, ये रहा दूसरा डाइपोल पी साइन थीटा वाला, इसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला ये पॉइंट होगा। देखो ना ये डाइपोल है इस तरफ, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट ए है, आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट ए है, इसके ठीक है परपेंडिकुलर है। तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस हो गया। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डाइपोल मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो किधर हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ हो गया, ठीक है, इस तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पर पॉइंट ए पर ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहाँ पर भी पी नहीं होगा, इस डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट कितना है पी साइन थीटा, तो आपने के पी साइन थीटा लिखा, बाय आपने आर क्यूब कर दिया। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। तो हमें अब तक इस पॉइंट ए पर एक तो ये मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वल टू 2 kp कोस थीटा बाई आर क्यूब, और एक इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरह से करके ई इक्वेटोरियल मिला जो कि कितना है के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, बाई आर क्यूब। और नेट रिजल्टेंट कैसे आएगा, नेट रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में यहां पर कहीं पर इनका रिजल्टेंट आएगा, यहां पर मैंने बोला ई नेट, यहां पर क्या आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहां पर रिजल्टेंट आएगा। और रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है बताओ, तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है सर, रिजल्टेंट निकालने का भी एक तरीका होता है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे के बराबर आते हैं तो ई नेट निकाला जाता है 2 e cos थीटा बाई 2, है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये है 2 kp cos थीटा बाई आर क्यूब और ये है kp sin थीटा बाई आर क्यूब। तो फिर कैसे निकाला जाता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का आप स्क्वायर करो फिर अंडर रूट लेकर ऐड कर दो, मतलब हमें निकालना है ई नेट इक्वल टू ई एक्सियल का स्क्वायर करेंगे प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर करेंगे और दोनों का हम
दोनों को ऐड करके हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा 2kp कोस थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर, ऐड दोनों को किया हुआ है, साथ में हमने अंडर रूट ले लिया। यहां से बताओ हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से हम बताओ क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से हम अंडर रूट के अंदर ही एक बार अंडर रूट के अंदर ही यहां से के पी बाई आर क्यूब बाहर निकाला जा सकता है, यहां से भी के पी बाई आर क्यूब बाहर निकाला जा सकता है। के पी बाई आर क्यूब इसका स्क्वायर साथ में ये ब्रैकेट के अंदर फिर क्या बचेगा, ये बचेगा 2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में ये बचेगा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको मैं बाहर ले लेता हूं, अंडर रूट के बाहर लूंगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। ई नेट इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब। इतना सब समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 4 और कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस में ये साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन थीटा का स्क्वायर कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आगे की कैलकुलेशन हम यहां पर करते हैं। ई नेट इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट, ये कितना है 4 कोस स्क्वायर थीटा, इसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा मैं बाहर ले लेता हूं, इसको लिख देता हूं मैं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैंने लिख दिया 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक हमारे पास ये क्या बचा हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा, एक ये बचा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा। और एक बात बताओ मेरे को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो ये दोनों मिलाकर कितने बन गए 1 बन गए। आगे सोल्व करो इसको, ई नेट इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों मिलाकर तो कितने बन गए 1। ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है किसी भी एक जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ये यहां पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिजल्टेंट आपको यहां पर मिलेगा। ये जो रिजल्टेंट है ये इस एक्सिस के साथ, इस एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाएगी जिसको मैंने बोला अल्फा। कितना एंगल बनाएगी, अल्फा। ये अल्फा एंगल यहां पर हो गया, ये अल्फा एंगल यहां पर हो गया, ये अल्फा एंगल यहां पर हो गया। आपको ये एंगल अल्फा भी कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, चलो मिटा देता हूं इसको। ये अल्फा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। ये अल्फा को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे टेन अल्फा। इसको मैं थोड़ा सा सीधा करूं, इसको अगर मैं सीधा करूंगा ना तो ये यहां पर आएगा एक्सियल ई एक्स, ये यहां पर आएगा ई इक्वेटोरियल, और ये यहां पर ई नेट आएगा इसका, और ये है एंगल अल्फा। हाँ सर अब सब समझ में आ गया, अब सब कुछ समझ में आ गया। हमने इसको थोड़ा सा मोड़ कर एकदम सीधा कर लिया, हमने इसको सीधा कर लिया, अब सब समझ में आ गया। इसके ठीक सामने इक्वेटोरियल आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल, और हम बोलेंगे टेन अल्फा इक्वल टू ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाई ई एक्सियल। ई इक्वेटोरियल कितना होगा, के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और एक्सियल कितना होगा 2kp कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब उड़ा दो, kp और kp को उड़ा दो, आपको मिलेगा टेन अल्फा इक्वल टू ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये कितना है कोस थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा, और ये यहां पर आपके पास बचेगा 1/2, तो आपको मिलेगा टेन अल्फा इक्वल टू हाफ टेन थीटा। ये थीटा जितना है इसका आप हाफ कर दोगे, इसका आप टेन थीटा लेकर इसका आप हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टेन अल्फा का वैल्यू। ठीक है, जो थीटा मिला है उसका आप टेन थीटा कैलकुलेट करो, फिर आप उसका हाफ कर दो, आपको मिल जाएगा टेन अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। बस तो आपको यही सब कुछ कैलकुलेट करना था। बढ़िया, ओके, इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जनरल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया, अल्फा भी हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। बढ़े आगे, बढ़े आगे, ओके। अब इसके ऊपर भी एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। जैसे अगर ये एंगल 30 डिग्री होता, 60 डिग्री होता तो क्या होता।
अगर एंगल 60 डिग्री होता तो आप टेन अल्फा कैसे निकालते? टेन अल्फा इक्वल टू हाफ करते और फिर टेन 30 की वैल्यू रखते हैं। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 30 नहीं, टेन 60, टेन 60 की वैल्यू रखते हैं। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, √3। तो आपको ये मिल जाता है √3/2, √3/2 मिल जाता। बस यही काम आपको करना था। √3/2 आपको टेन अल्फा की वैल्यू मिल जाती, और अगर आपको यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करना था तो वो कितना आ जाता? टेन इनवर्स √3/2 मिल जाता। टेन अल्फा आपको यहाँ से कितना मिल जाता? टेन इनवर्स √3/2 आपको मिल जाता। आ गया समझ में? इसको आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, लिखो आप इसको। टेन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, साथ में ये हाफ तो हो ही रहा है इसका, √3/2 आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू। तो टेन इनवर्स √3/2 आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई। आगे बढ़ते हैं। जनरल पॉइंट पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया। अच्छा, अब यहाँ से एक और छोटा सा काम हम कर सकते हैं, एक और छोटा सा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक छोटा सा काम और कर सकते हो। आपने किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया ना, एक तो आपने एक्सियल कैलकुलेट की, फिर आपने इक्वेटोरियल कैलकुलेट की, फिर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट करी। ये जनरल पॉइंट तो कोई भी हो सकता है। जनरल पॉइंट एक्सिस पर भी तो हो सकता है, एक्सियल पॉइंट, या फिर कोई इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अगर मैं थीटा को 0 डिग्री लेता हूँ, मतलब कोई एंगल थीटा नहीं है, कोई भी एंगल थीटा नहीं है, एकदम मैं इसकी एक्सिस पर हूं, तब थीटा क्या है? 0 डिग्री है। तब मैं एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल निकालूंगा, वो कितना होगा? 2kp, 2kp कोस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय आर क्यूब। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, आपको मिल गया 2kp/r³। 2kp/r³। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इस थीटा 0 डिग्री के लिए, जब हम एक्सिस पर है तब कितना आएगा? kp, kp, kp साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय r³, साइन 0/r³। बिकॉज देखो साइन थीटा हमें इक्वेटोरियल की वैल्यू मिलती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो हमें ये मिलेगा 0। बिकॉज जब हम एक्सिस पर है, एकदम 0 डिग्री पर है, यहां पर है, तब हमने केस नंबर 1 के अंदर देखा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? 2kp/r³ ही आई थी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के ही इक्वल होगी, बिकॉज यहां पर इक्वेटोरियल कितनी है? 0 है। इसको आप नोट करो, फिर हम केस नंबर 2 देखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस देखते हैं। केस नंबर 2 है जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। यहां पर एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एक्सियल हो जाएगा यहां पर 2kp cos 90/r³। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो यहां पर आपको एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 0। इक्वेटोरियल कितना मिलेगा? kp sin 90/r³। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, आपको मिल गया kp/r³। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर केस नंबर 2 में हमने ये तो देखा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? kp/r³। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही इक्वल होगा, बिकॉज यहां पर एक्सियल में तो कुछ होगा नहीं, वैल्यू 0 है। इक्वेटोरियल ही नेट के इक्वल होगा, वो हो जाएगा kp/r³। तो आपने जनरल पॉइंट पर कैलकुलेट किया, जनरल पॉइंट तो कोई भी हो सकता है। चलो जनरल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम थीटा को 0 डिग्री लेंगे, अगर थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा kp/r³ √3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? 1। तो आपको ये मिल जाएगा kp/r³ √ ये 3 इंटू 1 1 रहेगा, 3 इंटू 1 3 ही रहेगा, 3 इंटू 1 3 रहेगा, और साथ में ये प्लस 1 तो है। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, और 4 का √ कितना होता है? 2 kp/r³। ये आपको जब थीटा 0 डिग्री पर था, जब हम एक्सिस पर थे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिल गया, जो कि कितना है? 2 kp/r³। अब अगर हम एंगल को 90 डिग्री लेंगे तो क्या होगा? En = kp/r³ 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, ये पूरी टर्म होगी 0। ये प्लस 1 आपके पास आखिरकार √ में बचेगा, और 1 का √ तो 1 ही आना है। आपको ई नेट मिल जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर पोजीशन पर kp डिवाइडेड बाय r³, kp डिवाइडेड बाय r³। ये आपने हर एक केस समझ लिया एक जनरल पॉइंट की मदद से। जनरल पॉइंट की मदद से आपने एक्सियल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सीख लिया, इक्वेटोरियल पर भी सीख लिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सियल और इक्वेटोरियल भी कैलकुलेट करना सीख लिया। सारे केसेस हमने एक जनरल पॉइंट की मदद से ही सीख लिए हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेन अल्फा का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्सियल और जो हमारे पास इक्वेटोरियल है इनके भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, और केस नंबर 1 2 तो आपको याद रखने हैं ही। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा लेक्चर हो जाएगा फिर कंप्लीट। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन वाली कॉपी किधर है हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब इसके लिए एक दो कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो भी कर लेते हैं आसान आसान।
ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, वो टॉर्क से रिलेटेड बनते हैं, वो भी मुश्किल तो नहीं होते हैं लेकिन इनके कंपैरिजन में थोड़े मुश्किल होते हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रहेगा पूरा टॉपिक। आज हमें इसके लिए कुछ क्वेश्चन करने हैं। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन फॉर्मूला से ही बनते हैं, जो फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव करके आपको बताए यहीं से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the at a point electric field at a point on the axis and on equidistant point on equatorial line ऑफ डाइपोल। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, 1:2, फिर 2:1, फिर 1:4 और साथ में 4:1। ऑप्शन ए, बी, सी और साथ में ये डी। बताओ क्या आएगा करेक्ट आंसर। इक्विडिस्टेंस पॉइंट है, और हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा ई एक्सियल, ये कितना होगा, ये होगा 2k P डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, और फिर हम लिखेंगे इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा के पी डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। हमें दोनों का रेशियो लेना है, एक्सियल का और साथ में इक्वेटोरियल का। एक्सियल बाय इक्वेटोरियल हमने यहाँ पर कर दिया, के पी आपस में कट हो जाएंगे, आर भी कट हो जाएंगे, बिकॉज इक्वी डिस्टेंस पॉइंट बोला है, मतलब दोनों के ही अंदर ये जो सेपरेशन है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, तो ये भी कट हो गया। हमें यहां से ये मिला है 2/। एक्सियल बाय इक्वेटोरियल का कितना रेशियो आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। इतना आसान, इतना ज्यादा आसान। आगे एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन है, फोर्स ऑन अ चार्ज situated on axis of a dipole is F. If charge is shifted to twice या फिर डबल the distance, the new force acting will be। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 0, ऑप्शन नंबर 2 है F/2, ऑप्शन नंबर 3 है F/4 और ऑप्शन नंबर डी है F/8। बताओ इन चारों में से क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। हमें ये दे रखा है कि हमने यहां पर एक डाइपोल रख रखा है, ये -q है, ये दूसरा चार्ज है +q, ठीक है। यहां से इसके सेंटर से यहां से r डिस्टेंस दूर किसी एक पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता है 2kp/r³ होता है। ये इतनी डिटेल हमें पता है। हमें ये बोल रखा है कि इसका ये जो एक्सियल पॉइंट है ना, यहां पर हमने एक चार्ज रख रखा है, यहां पर हमने एक चार्ज रख रखा है, और जैसे ही हम इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक चार्ज को रखेंगे। तो क्या होता है, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर हमने +q चार्ज ले रखा है तो और ये फोर्स कितना हो जाएगा, एक तो चार्ज q साथ में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो F इक्वल टू चार्ज q, साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा 2kp डिवाइडेड बाय सेपरेशन r का क्यूब। मतलब ये जो फोर्स है ये इस r के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इस r के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मैं इस r को इंक्रीज करूंगा ये फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो 0 तो हो नहीं सकता, डिक्रीज करेगा, या तो हाफ हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा, या फिर 1/8 हो जाएगा। क्या होगा देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस सेपरेशन को ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे। सेपरेशन को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इनिशियली जो फोर्स F आया था वो बचा 1/r³। फिर हमने फोर्स को कैलकुलेट करना है, हमने सेपरेशन को डबल कर दिया, 2r³ कर दिया r की जगह, और 2r³ कितना होता है, 1/8r³ होता है, 1/8r³ और ये तो पहले से 1/r³ है।
आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा और ये 1/8 का 8 ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा 8, ये हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 8, तो ये बचा f/f' इक्वल टू, और यहां से f' कैसे आएगा, f' को हमने इधर भेजा और ये 8 को हम नीचे लेकर आ गए, f' इक्वल टू f/8, ये हमने नया फोर्स कैलकुलेट यहां से कर लिया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल इसके अंदर था नहीं, समझ में आपको आ गया होगा। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट पूरा सीख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वजह से टॉर्क, इसके साथ में पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का कॉन्सेप्ट सीखना है। उसके ऊपर अगला लेक्चर कंप्लीट रहेगा, तो वो लेक्चर भी आपको देखना है, तभी आपका डायपोल का पूरा टॉपिक समझ में आपको आएगा, पूरा टॉपिक तब आपका कंप्लीट होगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।